सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हम इनको बेनिफिट देंगे, जिनके नाम एसआईआर में कर दिए उनको नहीं देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसकी कोई इकोनॉमिक वजह है, कोई और वजह है? आपको क्या लगता है? स्पष्ट है कि जो सरकार आई है वो कह रही है कि हम एक धर्म के पक्ष में हैं, हम हिंदुत्व के पक्ष में हैं। यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे इतने सालों से रह रहे हैं। आप उनको मान ही नहीं रहे हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो भी हैं, लोग हैं, पर आप मान रहे हैं कि वो अपने लोग नहीं। ये तो बेसिक एक वायलेशन हो गया ना, कि उनके एग्जिस्टेंस को ही आप क्वेश्चन कर रहे हैं। जब आपका पॉलिटिकल डिस्कोर्स तब एक कम्युनिटी को टारगेट करता है साथ साथ और फिर कहता है कि इन्हीं को और वो उन्हीं की संख्या है जो रोकी गई, तो आप एक ऐसा विघटन पैदा कर रहे हो इस देश में, एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हो जो बहुत ही खतरनाक है। सरकार ने ये भी कहा कि हम 3,000 रुपये बढ़ा देंगे महिलाओं के जो दिया जाता था 1,500, अब वो 3,000 हो जाएगा। इस डिवाइड को और गहरा किया जा रहा है कि कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं और कुछ लोगों को सरकार दिखाएगी कि हम बढ़ा के दे रहे हैं, आपको देखिए हम बेनिफिट बढ़ा रहे हैं। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस? इससे मैसेज तो मुझे लग रहा है यही जा रहा है कि आप हमारे तरफ के हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, अब नहीं है तो नहीं मिलेगा। मेरा तो यही कहना होगा, थोड़ा तो सोचिएगा, थोड़ा तो जाके उन लोगों से मिलिएगा जिनके साथ ये हो रहा है। ये देश के फंडामेंटल नींव के ऊपर सवाल उठ रहा है, तो ये सोचना चाहिए आपको, हमें, सबको, सुनने वाले लोगों को। तो अग्री नहीं भी करेंगे, सोचना चाहिए। ये तो अग्री करेंगे कि अनजस्टिफाइड किसी को वंचित नहीं करना चाहिए, ना सिटीजनशिप से ना वेलफेयर से। लाखों की संख्या में हो रहा है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। बंगाल में हाल ही में एक नई सरकार आई है और उसके मंत्रियों का, उसके चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि हम किसको बेनिफिट नहीं देंगे, वेलफेयर किसको नहीं मिलेगा। ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है और इसका क्या असर पड़ेगा इकोनॉमी पे, समाज पे, और ये बंगाल के बाहर जिन स्टेट्स में एसआईआर होने वाला है उन पे क्या असर पड़ेगा। इन्हीं मुद्दों पे आज हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं निखिल डे और दीपा सिन्हा। दीपा सिन्हा एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं और निखिल डे एक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग किस्म के जनता तक जाने वाली स्कीम्स के साथ लोगों पे साथ जुड़ के काम किया है। आइए उनसे बात करते हैं। निखिल जी, आपसे हम शुरू करते हैं अपने सवाल। ये बंगाल में इलेक्शन हुआ, उसके बाद सरकार आई, ये आम प्रक्रिया है, लेकिन इसमें कुछ अलग हो रहा है कि बार बार सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हम इनको बेनिफिट देंगे, जिनके नाम एसआईआर में कर दिए उनको नहीं देंगे। तो ये एक अनयूजुअल स्थिति है, क्योंकि सरकार जब नहीं आती है तो वो कहती है कि हम क्या क्या लोगों को फ़ायदा दिखाएंगे। इस बार वो कह रहे हैं कि हम किस किस को नहीं देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसकी कोई इकोनॉमिक वजह है, कोई और वजह है? आपको क्या लगता है? तो मेरे ख्याल में इस समय में और इन सालों में बंगाल से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चुनाव नहीं हुआ है बहुत सालों से, तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि लाखों की संख्या में नाम कटे हैं और वो कंट्रोवर्सी चालू हुई है कुछ महीनों पहले, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये एसआईआर नाम का एक प्रक्रिया पूरे देश के ऊपर थोपा और वो टुकड़ों में बिहार से शुरू किया। और बिहार में ही लोगों को बहुत ज़्यादा आपत्ति हुई, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे समय में, लेकिन छोटा समय भी मान लो वो समय भी बढ़ा देता, एक ऐसा प्रक्रिया लाए जो कभी पहले देखा नहीं गया था लिस्ट बनाने के लिए। क्योंकि चुनाव की लिस्ट को बिल्कुल सुधारना चाहिए। कुछ लोग मरेंगे और वो हटेंगे, कुछ लोग 18 साल से ऊपर उम्र में आएंगे और वो जुड़ेंगे, कुछ लोग शिफ्ट होंगे और वो एक जगह से दूसरे जाएंगे, वो सतत प्रक्रिया है और होनी ही चाहिए। अब उन्होंने कहा समय समय पर इंटेंसिव रिवीजन, फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, नाम जो भी अब दो, लेकिन इन्होंने कहा अब बिल्कुल शुरू से वापस रोल बनाओ, सबके दस्तखत लो, सबके ऊपर फोटो लगाओ। अब दीपा जी और मेरे जैसे लोग जो काम करते हैं गरीब लोगों के साथ, वेलफेयर की चीज़ों के साथ, हमें पता है कोई भी लिस्ट नया बनाना लाखों की संख्या में लोग छूटते हैं। आज तक आधार की लाइन में लगे, जबकि आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सकता है बिना आधार के। तो इसलिए नहीं कि लोग उसको बनाना नहीं चाहते हैं, जब ज़रूरत है बनाएंगे, लेकिन इसलिए क्योंकि ये प्रक्रिया हमारी है ही नहीं कि हम सबको दोबारा इतने बड़े देश में कैप्चर कर सके। उसके बाद हम डाल रहे हैं कि उनके ऊपर कंडीशन कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और डॉक्यूमेंट ही बनाना बहुत मुश्किल है।
और फिर बंगाल में जो नया उन्होंने किया, उन्होंने कंप्यूटर को काम में लेके, एआई टूल्स को काम में लेके, जो उन्होंने नाम दिया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। देखने के लिए तो बहुत लॉजिकल है कि एक लिस्ट और दूसरी लिस्ट के बीच में कोई त्रुटि है नाम में, लेकिन नाम में मेरा नाम निखिल डे है तो DEY एक लिस्ट में हो और निखिल डे DE दूसरी लिस्ट में हो तो कहेंगे ये दो अलग लोग हैं। लेकिन हमारे देश में तो कोई हिंदी से इंग्लिश में लिख रहा है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर लिख रहा है, कोई और लिख रहा है, वो व्यक्ति तो वही है, लेकिन कंप्यूटर दिखाता है दो लिस्टों में वो फ़र्क दिखते हैं। और उस लॉजिकल की डिस्क्रिपेंसी के वजह से 90 लाख लोगों का पहले अंकित हुआ, उनमें से 60 लाख लोगों ने जवाब दिया, अंत में 27 लाख लोग कटे जिन्होंने कहा हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ। ऐसा भी नहीं कि वो थे नहीं, 27 लाख लोग जो डॉक्यूमेंट्स दे के फिर भी उन्होंने उनको रोक रखा कि नहीं, आपकी कुछ ना कुछ त्रुटि है और आप वोट नहीं दे सकते हो। तो वोट नहीं दे सकते हो तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहाँ गया? आपने 27 लाख लोग, ये 27 लोग नहीं 27 लाख लोगों को कह दिया कि आप वोट नहीं दे सकते हो, और उनमें से लाखों ने वोट दिया है पहले, तो या तो उनके वो भी वोट इनवैलिड होके और वो सारी सरकारें इनवैलिड हो जाए। और दूसरा है कि आपने तय कर लिया कि आप किसी डॉक्यूमेंट या किसी शक के आधार पर आप लोगों को ऐसे रोकोगे, तो ये स्थिति वेलफेयर पर उतार दो तो आप सोच लो, जिसको जो गरीबी से वंचित है, गरीबी की वजह से पहले से हाशिए पर है, तो ही और शी विल बी इवन मोर मार्जिनलाइज्ड इन द डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस, क्योंकि उम्र आप पूछ लो बुजुर्ग लोगों को, उनको जन्मदिन याद नहीं है, वो कोई बर्थडे पार्टी मनाने वाले लोग थोड़ी हैं, या उनके माँ बाप, उनको याद ना साल याद है ना डेट याद है, किसी ने लिखा किसी टाइम। और वैसे भी हम खुद नहीं एंट्री करते ना, वो हाँ, फॉर्म दूसरे कर रहे हैं जी। और अंत में उस प्रक्रिया में आपने किसी BLO को जज बना दिया, फिर जज BLO के ऊपर जज को बनाया जो केवल कागज देख रहा है, आप वहां पेश भी नहीं हो रहे हो अपील में, वो केवल कागज से कागज कंपेयर कर रहा है जो वो कागजों ने पहले ही त्रुटि निकाल ली। और फिर उसके ऊपर आपने एक ट्राइब्यूनल बिठाया जो केवल 27 लाख में से 1500 नाम देख पाए, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था। और फिर आपने कहा कि नहीं, आप वोट नहीं देख सकते हो, और अब कह दिया उस सरकार ने कि अब हम बेनिफिट भी नहीं देंगे। तो टारगेट है, बात साफ दिख रही है, क्योंकि 27 लाख लोगों में शक तो उठेगा ही उठेगा कि आपने किस आधार पर किसको हाँ कह दिया उस 60 में से और किसको ना किया, और जिनको ना किया आपने वोट से वंचित किया और अब आप उनको बेनिफिट से वंचित करना चाह रहे हो। और स्पष्ट है कि जो सरकार आई है वो कह रही है कि हम एक धर्म के पक्ष में हैं, हम हिंदुत्व के पक्ष में हैं, हम इनको, मतलब वो बिना कुछ प्रूफ के कह रहे हैं कि ये कोई घुसपैठिए हैं, कोई कुछ और है। तो ये कैसा संवैधानिक स्थिति में, चाहे हम वोट चलाएं या चाहे हम वेलफेयर चलाएं या चाहे हम देश की सारी चीज़ों को चलाएं, और अंत में इसको नागरिकता का हक ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन को तय करना नागरिकता है कि नहीं। तो ये भयंकर गंभीर परिस्थिति पैदा हुई है और अचानक हुई है, आज तक कभी नहीं हुई, आज तक कभी ये परिस्थिति नहीं थी। वेलफेयर में भी जब हम ये हो रहा है, और दीपा जी और हम देखते हैं राशन में भी हुआ है, नरेगा में भी हुआ है, क्योंकि आधार लाए, फिर कहा आधार की सीडिंग होनी पड़ेगी, फिर जॉब कार्ड और आधार के बीच में कोई फ़र्क था तो वही अटकाव आ गया। तो ये हम देख चुके हैं ये अटकाव कहाँ से आते हैं, और उसको हम हटाते हैं। 3 महीने लगता है, 4 महीने लगता है, 5 महीने लगता है, हटाते हैं, और तब तक सरकार कहती है ठीक है, जब तक हटाओ हम जगह देंगे। वोट के लिए जगह ही नहीं थी। तो दीपा जी, आपको क्या लगता है कि जो वेलफेयर है, जिसको हम समझते हैं कि वेलफेयर स्टेट है इंडिया, उसमें वेलफेयर दिया जाता है, किसी भी तरह का बेनिफिट अगर आप आम नागरिक को दे तो उसे वेलफेयर कहते हैं, तो क्या वेलफेयर की परिभाषा बदल गई है? अब नाउ इट्स समथिंग एल्स, इट्स नॉट व्हाट इट वाज। डेफिनेटली आई थिंक वेलफेयर की परिभाषा बदल गई है, सिटीजनशिप की भी परिभाषा बदल रही है। शुरू से एक तो समझ थी ना कि इंडिया पूरे विश्व में एक यूनिक देश है, कि इंडिपेंडेंस होते ही हमने कहा कि सबको हम मानेंगे, और प्रिंसिपल ये होगा कि हम सबको इंक्लूड करेंगे, कि सबकी वोट होगी, उनकी पढ़ाई हो ना हो, पुरुष हो मर्द हो, उनके जमीन हो प्रॉपर्टी हो ना हो, कि सबका वोट होगा। और यही एक
अंडरस्टैंडिंग थी वेलफेयर में भी कि यूनिवर्सल एक बेसिक राइट्स होंगे, जो हमारी राइट टू लाइफ से बहुत सारे चीजें निकले हैं, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड वगैरह, या राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी वो एक समझ ये है कि हम जितना हो सके स्टेट पॉलिसी के तहत सब लोगों को कुछ मूलभूत अधिकार हम देने का कोशिश करेंगे। और उनको कानून के तहत बदला भी गया पिछले 20 साल में। 2000s में अगर हम लोग देखें, जैसे नरेगा कानून आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। इन सारे कानूनों के पीछे भी समझ यही थी कि हम इन सारे जो वेलफेयर स्कीम्स जो हम बोलते हैं उनको किस तरह से हम लोग डिजाइन करें कि कोई ना छूटे। जी। अब कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम आप जब डिजाइन कर रहे हैं ना, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या तो होता है कि कोई गलत आदमी गलती से ना आ जाए, या होता है कि कोई भी गरीब आदमी इससे छूटे ना। और इसमें ट्रेड ऑफ हमेशा रहता है। अगर आप सबसे वंचित लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग आ जाएं जो आपके हिसाब से डिजर्विंग ना हो। अगर आप इस लेवल पे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जाने लगेंगे कि सबको 4 डॉक्यूमेंट दिखाना है कि वो एलिजिबल है, उसमें यही होता है कि जो सबसे वंचित है वो छूट जाता है। ये इसमें इमीडिएटली मेरे माइंड में आता है जो, क्योंकि इम्प्लीमेंट इन पॉलिसीज़ को और डिज़ाइन भी इनका एक तरह से पॉलिटिशियंस करते हैं। तो जैसे ही हम ये कहते हैं कि आपकी टारगेटिंग इफेक्टिव होनी चाहिए टू इंक्लूड रादर देन एक्सक्लूड, तो एक एलिगेशन आता है कि आप उनको इंक्लूड करना चाह रही है जिन्हें नहीं करना चाहिए, या शायद जो अब नया टर्म है कि जो सिटीजन्स नहीं हैं। तो उसका मतलब फिर हाउ टू काउंटर आ जाता है ना। पहले डिबेट जब होता था कि उनको इंक्लूड कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए, उसमें कारण क्या होता था? एक तो यह होता था कि ये गरीब नहीं है और अमीर लोग इसमें घुस जा रहे हैं। उसमें हमेशा आर्ग्यूमेंट यही होती थी कि जितनी खर्चा लगती है 4 अमीर लोगों को बाहर रखने में, वो आप बचा लो ताकि सब गरीब अंदर आ जाए। एक्चुअली इकोनॉमिकली ऑल्सो इट डजंट मेक सेंस। फिर ये डिजिटाइजेशन जो निखिल जी बोल रहे थे, हर रोज एक नया रूल, आधार जब से आया, आधार को किस तरह से यूज किया गया कि हम ये सब अब कंप्यूटर ही बता देगा कौन है कौन नहीं है। पहले कम से कम होता था कि आप पंचायत के थ्रू वगैरह आप कुछ आइडेंटिफिकेशन करते थे, कौन अमीर है कौन गरीब है, और उसमें भी बहुत सारे समस्याएं होती थी। और हम लोग उसमें भी बोलते थे कि इसको एक ट्रांसपेरेंट रूप से करना चाहिए, लोगों को साथ में लेके करना चाहिए। फिर आधार आ गया तो ये लगा कि अब कोई ह्यूमन उसमें इंटरवेंशन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आधार के पास आपके अंगूठे हैं, आधार के पास आपका आइरिस है, आधार के पास आपका नाम है, तो कंप्यूटर बता देगा कि आप वो है कि नहीं है। उसमें जैसे निखिल जी ने बोला, ये इतना आसान नहीं है हमारे जैसे देश में, खास करके जहाँ पे इतने सारे भाषाओं में लोगों के नाम लिखे जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते हैं। तो आप आधार एनरोल करने आप गए, कितने लोगों का 1 जनवरी 1980 ऐसा कोई एक राउंड फिगर डेट ऑफ बर्थ होगा। आप उससे पहले कभी गए थे पेंशन में अपने नाम लिखवाने, उस दिन जो लिख रहा था उसको 15 अगस्त डेट अच्छा लगा तो वो डेट लिख दिया। अब वो दोनों मैच नहीं हो रहा है तो वो इंसान के ऊपर फिर वो जिम्मेदारी आती है कि आप हमें प्रूव करो कि वो दोनों नाम एक ही इंसान का है। पर वो इंसान तो खड़ा है ना वहां पे, उस गांव में सब लोग तो जानते हैं कि वो वही है। तो वो प्रोसेसेस हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? एक कंप्यूटर क्यों बताएगा कि अगर दीपा सिन्हा जहाँ पे रहती है वो रहती है कि नहीं? मेरे मोहल्ले के लोग बताएंगे, वो तो जानते हैं, उनके सिस्टम से, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, आप लिस्टें लगाइए, मीटिंग कीजिए, ये सब हमने किया है। पहले जब बीपीएल के पहचान होती थी तो बीपीएल में ये था, एससीसीसी जब हुआ था उसमें ये था कि आप ग्राम सभा कीजिए, उसमें लिस्ट निकालिए, बताइए कि लिस्ट में कौन कौन आया और एससीसीसी में क्या जवाब दिया, तो सबके सामने वो तय हो जाता था। जब उसके जगह जब आप एक डिजिटल सिस्टम ले आते हैं तो उसमें ये एरर्स तो इनएविटेबल है। अब ये हो गया है कि आप सिटीजनशिप से भी इसको जोड़ दिया है, और ये मुझे लगता है ये बहुत डेंजरस है। जब हम कोई भी लिस्ट बनाते हैं तो वो एक बेनाइन एक्सरसाइज नहीं होती, उस लिस्ट से हम कुछ करना चाहते हैं। तो हम उसको दूसरी तरफ से देखते हैं कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, कोई भी, जैसे नरेगा है या कोई भी और स्कीम हो, उससे एक आम इंसान की, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, उनकी ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ता है? क्योंकि हम जब सुनते हैं 1500 रुपये का कोई स्कीम, 3000 रुपये का, तो वो इतना इम्प्रेसिव फिगर नहीं लगता है। कई बार तो 200-400 रुपये ही होते हैं। तो एक आम इंसान के लिए कैश ही नहीं, दूसरी स्कीम्स, वर्क स्कीम्स का भी क्या असर पड़ता है? ये वापस आपने ये कहा था ना कि जब किसी को जोड़ रहे हैं या हटा रहे हैं तो आपका कोई ना कोई मकसद है।
अब ये सिटीजनशिप आपने डाल दिया, तो जैसे ही आपने कहा कि वोट आप इस आधार पर हटा रहे हो क्योंकि सिटीजन नहीं हो, और डॉक्यूमेंट हम ये मांग रहे हैं सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए, ये इनका एक कहना है, इनका हक नहीं है। हक इन्होंने ले लिया इस रूप में कि हम प्रूव करेंगे, केवल जो अपना सिटीजनशिप प्रूफ दे सकता है। सिटीजन तो है, प्रूफ उसके पास डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, जो आप चाहते हैं वो नहीं हो। वो वहीं उस गांव में उसके परदादा पैदा हुए, वहीं के रहने वाले हैं, तो सब यहाँ लोग के नहीं है कहेंगे तो कहाँ के हाँ citizen वो है? कहाँ तो के और होंगे, किसी जगह को जानते वो ही नहीं किस है। जगह से आएंगे, कहाँ से प्रकट हो गए। लेकिन नहीं, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। आपने ये सिटीजनशिप का आधार बना दिया डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट उस रूप में जो आप चाहते हैं, तब आपके हाथ में सारे पावर आ गए। आपके हाथ में अब आपने सिटीजनशिप का कह दिया, वोट नहीं दे सकते हो, तो सिटीजन तो फिर नरेगा में भी नहीं जा सकता है, सिटीजन फिर खाद्य सुरक्षा में नहीं आ सकता है। तो आपके पास एक इतना बड़ा पावर आ गया एक्सक्लूजन का कि आप एक झटके में उन सारे लोगों को निकाल सकते हो जिनकी आवाज़ नहीं, जिनको जगह नहीं ये सब चीज़ें करने के लिए। आप और मुझे निकाल दें तो हम 100 जगह जाएंगे। जैसे अमर्त्य सेन का नाम हाईलाइट क्यों हुआ है कि उनका नाम अंकित हुआ, उनके पास इतना पावर है कि वो हाईलाइट कर सकते हैं। दुनिया को समझ में आ गया कि ये आपने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी निकाला इलॉजिकल है, लेकिन वो उनके एग्जाम्पल से 100 कुछ 60 बीएलओज है, खुद दूसरों को जांच रहे हैं और उनका नाम हट गया, वो नहीं वोट दे पाए। तो आप सोच सकते हो कि जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, जिसका कोई पद नहीं है, जिसके इस देश में पहले से हाशिए में है, हम उसको अब वेलफेयर से वंचित करके उसके जीने के अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं। किस एक्सक्यूज से? जहां उसने सिटीजनशिप की कभी ज़िंदगी में कल्पना नहीं की थी कि कोई उससे पूछेंगे कि आप देश के सिटीजन हो कि नहीं। घुमंतु जातियाँ, हमें क्या टाइम लगा है राजस्थान में, आज तक हम एक कागज़ बनाने के लिए तड़प रहे हैं क्योंकि उनको एक कोई जगह नहीं थी। कोई गांव नहीं कहता है यहाँ के रहने वाले हैं, वो इधर से उधर, उधर से उधर जाते हैं। पहले से वंचित है, पहले से हाशिए में है, और अब आपने कह दिया कि नहीं, आप डॉक्यूमेंट नहीं लाओगे तो आप वोट नहीं दोगे, वोट नहीं दोगे तो आप फिर वेलफेयर भी नहीं लोगे। तो क्या हम उन पूरे सब लोगों को समुद्र में धकेल दें? क्या करेंगे? वेलफेयर जिन्हीं लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, हम बाकी लोग तो कुछ खरीद लेंगे, कर लेंगे, पर जिनके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है आपका राशन, पेंशन, ये सारी चीजें, उन्हीं को आप वंचित कर रहे हैं। ये सिटीजनशिप क्या है? It is my rights as a person born in this country, as a citizen of, otherwise what does citizenship mean? It means everyone in this country, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, रोजगार, इसलिए रोजगार गारंटी कानून का पास हुआ है। आरटीआई में लिखा है सिटीजन्स कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, आरटीआई में लिखा है। तो वो क्या है कि हम इस देश के नागरिकों का, नागरिकता का अर्थ क्या है कि you are vested in rights, you are divesting me of rights. I was also curious about one more thing. एक बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन मैंने किया, 27 लाख लोग जो SIR में बंगाल में छूट गए, और सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, वो कहती है कि हम 3,000 रुपये देंगे। तो ये टोटल कुल मिला के बंगाल का 40,000 करोड़ का, 40 लाख करोड़ का बजट है एनुअल, और उसमें ये 850 करोड़ के करीब पड़ता है। दिस इज़ नॉट एन अमाउंट जिससे मैं सोचूं कि इससे बंगाल का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। तो देन वाई मेक दिस एन इशू? इज इट प्योरली अ पॉलिटिकल थिंग? देयर इज नो इकोनॉमिक लॉजिक बिहाइंड इट, और इज देयर समथिंग? इट्स नॉट सो इनोसेंट कि आपको कुछ 800 करोड़ बचाना है या 400 करोड़ बचाना है जो वेस्ट हो रहा है। पहली बात, जैसे आपने कहा, 800 करोड़ तो कोई इतना बड़ा अमाउंट ही नहीं है एक सरकार के लिए। जी। दूसरी बात, जो पहले बोल रही थी, मैं उसी पे वापस आऊंगी। अगर हम इन सारे चीजों को हक मानते हैं, जो हम मानते हैं, हमारा संविधान कहता है, तो इनको लोगों तक पहुंचाना एक सरकार की जिम्मेदारी है, और वो पहुंचाने में खर्च तो लगेगी। तो ये नहीं हो सकता है प्राइमरी आपका ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं कि आप खर्चा बचाओ, इकोनॉमिक्स का मतलब है कि आप बताओ कि कैसे इस अर्थव्यवस्था में आप इन सारे चीजों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे देश में अभी कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं वेलफेयर पे कि अनसस्टेनेबल है और उससे हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। बिल्कुल नहीं है। हम बाकी देशों के तुलने में भी वेलफेयर पे जितना एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी जो भारत खर्चा करती है वो बहुत कम है।
आप हेल्थ में देख लीजिए, सोशल प्रोटेक्शन में देख लीजिए, रैंकिंग में हम नीचे ही आते हैं। ये बस बहाना है। ये एक तरह की राजनीति है जिससे इस तरह की इकोनॉमिक्स भी निकलती है। तो मतलब दो ट्रेन एक साथ चल रही हैं, ऊपर वाली बर्थ कहीं और जा रही है और नीचे वाली बर्थ कहीं और जा रही है। लेकिन बंगाल का एक हिस्ट्री भी है जहाँ पे फैमिन्स रहे हैं, खाने की कमी रही है, काफ़ी दिक्कतों से गुजरा है बंगाल अपने पास्ट में। तो जब हम डिनाई करते हैं बेनिफिट एक अच्छे खासे तबके प्योर यही बात आ जाती है ना कि अगर कोई रह रहा है, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे इतने सालों से रह रहे हैं, आप उनको मान ही नहीं रहे हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो भी हैं। अगर इस ऐसी स्थिति है तो ये सब तो होगा ही, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो डेंजरस कि लोग हैं पर आप मान रहे हैं कि वो अपने लोग नहीं है। तो ये तो बेसिक एक वायोलेशन हो गया ना कि उनके एग्जिस्टेंस को ही आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फिर कहाँ से बोलेंगे कि उनका स्वास्थ्य, शिक्षा प्रज्ञा वगैरह जी, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये टारगेटिंग है। ये एक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जब 27 लोक में एक बड़ी संख्या में यदि किसी धर्म के हैं या किसी जाति के हैं या किसी रीजन के हैं या किसी भाषा के हैं, सवाल उठेगा जब इतनी बड़ी संख्या में आप रोक रहे हो। और जब आप डॉक्यूमेंट के आधार पर रोक रहे हो, आप ऐसा पैदा कर रहे हो इस देश में, ऐसे आगे की लड़ाई पैदा कर रहे हो। आप तो वेलफेयर छोड़ो, वेलफेयर जरूर, वेलफेयर लगता है कि इसके बिना वो नहीं जिएंगे, वो जी लेंगे, लेकिन आप उनको नागरिकता ही नहीं दोगे। आप नागरिकता छीनोगे, दोगे नहीं, आपका नहीं है, छीनने का हक नहीं है, लेकिन आपने एक डॉक्यूमेंट के आधार पर छीन लिया। आप उसकी कल्पना कीजिएगा, वो कल्पना कीजिएगा कि ये देश की अखंडता, एकता, सब कुछ के लिए क्या वो इंसान क्या सोचेगा कि ये मुझे मान्यता ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो दिस इज़ फार बियॉन्ड इकोनॉमिक्स। एंड जब आपका पॉलिटिकल डिस्कोर्स तब एक कम्युनिटी को टारगेट करता है साथ साथ, और फिर कहता है कि इन्हीं को, और वो उन्हीं की संख्या है जो रोकी गई, तो आप एक ऐसा विघटन पैदा कर रहे हो इस देश में, एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हो जो बहुत ही खतरनाक है। और आज है एक कम्युनिटी के साथ, कहीं और दूसरी कम्युनिटी के साथ होगा, परसों की और चीज़ जो पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट है, आपने अपने हाथ में ऐसी चीज़ दे दी कि आप किसी को कह सकते हो ये नागरिक है, ये नहीं है, ये नहीं नागरिक है, ये नहीं है, ये जाके लाओ, और जब आप लाओगे तब हम देखेंगे। और आपको देखने वाले भी हम बंगाल में ये कोई SRO लाए, ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स लाए, कुछ नई चीज़ें लाए जो बिहार में नहीं था, जो तमिलनाडु में नहीं था, कुछ और लाए। तो आप लाए कैसे? हम लोगों ने कुछ किए हैं। यही एक्सरसाइज प्रज्ञा जी, मजदूर किसान शक्ति संगठन, राजस्थान के सारे सिविल सोसाइटी के लोगों ने, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जेम्स लिंगडो, हमें भी चिंता थी कि वोटर लिस्ट साफ़ सुथरी होनी चाहिए। देश में कोई नहीं है जो कहेगा साफ़ सुथरा नहीं होना चाहिए, लेकिन साफ़ सुथरा कैसे हो? कौन जानेगा सबसे ज़्यादा? कोई कंप्यूटर जानेगा या उस गांव के लोग जानेंगे कि कौन मर गया, कौन नहीं मरा, कौन यहाँ से निकल गया, कौन नया आया है, कौन यहाँ पैदा हुआ, कौन 18 साल से ऊपर उम्र का है? बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी कुछ भी लिखा, जो स्कूल नहीं गए उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, बहुत सारे उस उम्र के, तो वो कहाँ से, वो गांव ही बता पाएगा कि हाँ इसकी उम्र चलो 42 नहीं होगी तो 40 है, 38 है, 35 है, लेकिन इसकी उम्र 17 तो नहीं है। ये वोटर है और ये इसने पिछले 4 इलेक्शन वोट दिए, वो गांव वाले ही कहेंगे। तो वो एक एक्सरसाइज किया इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स के साथ किया कि हर ग्राम सभा में, हर वार्ड सभा में, हर अर्बन वार्ड में सोशल ऑडिट होगा। उसका मतलब वाचन होगा, किसको जोड़ रहे हो, किसको हटा रहे हो, गांव कहेगा, उसके ऑब्जेक्शन गांव वाले कहेंगे, जिसमें सारे पार्टी बैठेंगे। तो यदि कोई दुष्ट है तो वो दूसरी पार्टी वाले उसको बैलेंस, वही डेमोक्रेसी है, कहेगा नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, और उसके आधार पर करेक्शंस होंगे। ऐसे ऑर्डर्स है, और ये ऑर्डर्स वो है असली SIR, स्पेशल भी है, इंटेंसिव भी है, रिवीजन भी है। ये नहीं है कि एक कंप्यूटर कल कर दे। और ये एक तरह से इंडिया में एक नए नॉन पीपल की क्रिएशन हो रही है कि आप पीपल तो हैं पर आप नॉन पीपल हैं, आपकी कोई हक नहीं है। तो क्या कोई भी स्टेट सोशली या इकोनॉमिकली या कल्चरली डेवलप कर सकता है अगर आपका एक तबका है जो बिल्कुल साइडलाइंड है?
मतलब ये पूछने वाला सवाल भी नहीं है ना कि किस तरह का सोसाइटी हम चाहते हैं। कि अगर हम कह रहे हैं एक डेमोक्रेसी, कुछ चीजों में तो आप ये डिबेट नहीं है ना कि डेमोक्रेसी एक अच्छी सिस्टम है, जी कहीं पे एक प्रिंसिपल में कि हम सब एक हैं, एक एक तरह की हक सबके हैं, सब लोग बोल सकते हैं जो उनके मन में है। अगर ये बेसिक क्वेश्चंस पे भी सवाल ये उठ रहा है ना कि आप ऐसे चीजें जैसे कंप्यूटर, एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इज रियली अब्सर्ड कि आप कंप्यूटर कुछ बोल देगा कि आप नागरिक नहीं है तो आप नागरिक नहीं है। यही कुछ साल पहले हुआ राजस्थान में, कंप्यूटर ने बोल दिया है कि वो बूढ़े लोग मर गए तो मर गए, उनका पेंशन बंद हो गया। फिर वो खुद बेचारे उठ उठ के जा रहे हैं, जयपुर दिल्ली तक पहुंच गए कि हम जिंदा है, देखिए हम दिख रहे हैं। तो ये कंप्यूटर से जो लड़ाई आप करवा रहे हो ना, ये भी एक राजनीति है और इसको ऑब्जेक्टिव बनाने का काम करता है। जब आप कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कह रहे, ये तो एल्गोरिथम बोल रहा है, आई थिंक। पर ये टारगेटेड है, ये बहुत क्लियर है कि एक डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात तो हो ही रहा है। क्यों बंगाल में एक तरह का एसआईआर हुआ और कहीं और दूसरे तरह बिल्कुल, का हर हुआ। हफ्ते रूल बदल और रहे ये थे। जो नागरिकता का सवाल यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये हम पहले भी वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में सुने हैं कि कल फिर होगा, जो पहले से हो रहा था। दिल्ली में जो रहता है, दिल्ली का राशन के लिए उनको दिल्ली का नागरिकता दिखाना है। अब कोई मजदूर जा रहा है कहीं से बिहार से, वो काम कर रहे हैं कर्नाटका में, फिर कर्नाटका सरकार बोलेगी कि अब पहले आप दिखाओ कि आप कर्नाटका में कब से रह रहे हो। इसका अंत कहाँ है? दिल्ली की बस में बोला है कि महिलाएं यूज नहीं कर महिलाएं पाएंगी। फ्री आपने बोल दिया महिलाओं को, फिर आप बोल रहे हैं कि दिल्ली का आधार आप दिखाएंगे तभी हम फ्री देंगे क्योंकि दिल्ली सरकार का पैसा है। तो ये पूरा एक इंसान को देखने का तरीका ही आप जब बदल देंगे तो किस तरह का समाज हम बना। और वो कंप्यूटर बोलेगा हमारे राजस्थान में एक जन आधार कार्ड है, बहुत सारे स्टेट्स में फैमिली वेलफेयर कार्ड, तो आधार है, चलो ऑल इंडिया है, कह रहे हैं कि ये स्टेट के कार्ड्स हैं, तो स्टेट के कार्ड में है तो आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हो। अब आप बिहार के मजदूर हो और आप आए हो और वहाँ आप बीमार पड़े, वहाँ काम करके सिलिकोसिस हो गया आपको, और आपको स्टेट में बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप हॉस्पिटल में नहीं जाओगे जब उस स्टेट में आप काम कर रहे हो, एक ही देश में काम कर रहे हो। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, अभी तक हम बात कर रहे हैं लाखों में, हम बात कर रहे हैं पैसा कितना है, हम बात कर रहे हैं वेलफेयर में। सिटीजनशिप इज इंडिविजुअल। Universal adult franchise doesn't, it means 100% we will ensure the right to vote to every person. A single violation is unacceptable. आप सोच लो, आप जाओ और आप कहो कि जो भी है, आप दीपा, मैं, हमारे कमरे में कोई भी, कि हम वोट देने जा रहे हैं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। It is our citizenship right. Even that one denial will cause us unacceptable. It is not just a question of how many lakhs and how many crores and how much money. It is the idea of India. It is the idea of India that we are hitting at. And to get lost in these figures, itne dekh lenge, itne log kar lenge, you have to create a situation where by any means possible, if you have raised a question, you prove, the burden of proof is on you, not on them. That is the important thing na, The कि burden of proof what is we on you. started with, Yeah. it's on the state ki, and burden of proof is on the state. And what is the state's objective? To include everyone. State's objective is not to exclude, it is to ensure कि कोई छूट नहीं रहा है। Like in, you can say that maybe 100 guilty people will go free, but one innocent person must not get wrongly punished. wrongly punished. It's the same It's the same principle here. That's the care you have to take. Take that care. Yes, nobody is saying if someone tomorrow has parachuted in, today OCI, पता नहीं क्या क्या 17 तरीके की चीज़ें हैं जिससे आप ढूंढ सकते हो कौन है कि नहीं है। बॉर्डर जो इतना बड़ा इशू है, सब जगह बार्ब्ड वायर भी लगा दिया, कुछ और भी लगा दिया, वो जो भी चीज़ें लगाने। इसके बाद आप जगह जगह यूपी में पंचायत चुनाव में 3 करोड़ ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। वो कौन है? That's right. वो कहाँ से प्रकट हो गए? मतलब बेसिकली वो लिस्ट नहीं मैच कर रही थी ना। हाँ, नहीं, लिस्ट कैसे? तो, वो दोनों नागरिकों की, the constitution says that the state election commission shall produce a list and panchayat lists are much more carefully made. Right. Both sides. The other side will also raise, ये है कहाँ है, ये माइग्रेट हुआ, घर लाओ, उसकी वोटिंग करो, एक एक घर की गिनती होती है। और आप उस लिस्ट को नहीं मान रहे हो, उस प्रक्रिया को नहीं मान रहे हो, और आप यूपी जैसे स्टेट में, उन्होंने हल्ला नहीं मचाया क्योंकि there is this general thing in the ruling party कि ये प्रक्रिया ठीक है, but it is a very big question across the country, and I
again would want to emphasize, it is not just a question of how many lakhs in which state and which election has got manipulated. It is not just that. That is actually a very temporary, very unwise. It is being done. We have to do it, but it is the effect you are having on every person who will not be able to vote. Yes, And please then- tell me about that effect. That is what my question initially was, that एक इंडिविजुअल के लिए वेलफेयर के क्या मायने हैं, और अगर वो सिटीजनशिप से लिंक हो जाता है तो उसकी एंग्जाइटीज. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. जो Yes, ये please. आधार और पीडीएस का लिंक हुआ ना, सबसे बड़ा केस पहले जो काइंड ऑफ हम तो कह ही रहे थे कि इससे बहुत प्रॉब्लम होगा, तो एक संतोषी देवी का स्टार्वेशन डेथ हुआ था झारखंड में. उसके पीछे क्या था स्टोरी? यही कि उनके पास राशन कार्ड था, उस परिवार के पास आधार लिंकेज जब हुआ उनका छूट गया राशन कार्ड. वो बहुत गरीब परिवार था. देवर नॉट, स्कूल बंद हो गई थी उस समय, तो मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा था. और जब तक वो लोग इधर उधर दौड़ लगा रहे थे कि आधार बनवाए और वो आधार सीडिंग करवाए पीडीएस से, तब तक उनके परिवार में एक बच्ची का मौत हो गया. उसके बाद राइट टू फूड कैंपेन ने कम से कम 100 केसेस ऐसे डॉक्यूमेंट किए ये नॉर्दर्न स्टेट्स में, जहां पे स्टार्वेशन डेथ को भी सरकारें नहीं मानती है, लेकिन जहां पे पूरा समुदाय कह रहा था कि इस घर में भूख बहुत थी और बहुत दिनों से इन लोगों ने खाना नहीं खाया. वैसे जो डेथ्स हुए उसके पीछे जब जाके कारण देखा तो लगभग सारे परिवारों में ऐसा कोई केस था जहां पे उनको पेंशन मिलती थी, लेकिन आधार सीडिंग में कुछ गड़बड़ हो गया तो वो बंद हो गया या राशन बंद हो गया. तो वी हैव सीन दिस हैपन. जो आप कह रहे थे कि छोटे अमाउंट से क्या है 1500 2000, जो 200 रुपए का पेंशन है ना, हमने डॉक्यूमेंट किया है कि वो 200 रुपए से वो जो एल्डरली पर्सन है उनको कितना डिग्निटी मिलता है. उनको और कोई इनकम नहीं है, वो अपने जिंदगी भर काम किए हैं. दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रेट इकोनॉमी वी आर टॉकिंग अबाउट. उनको और कुछ नहीं, उस काम के पहचान में हम 200-400 रुपए दे रहे हैं. उससे उनकी कुछ तो डिग्निटी है कि वो अपने नाम पे कुछ पैसे आ रहे हैं, वो अपना दवाई खरीद रहे हैं, चश्मा बनवा रहे हैं. जरूरी नहीं है कि इन्हीं चीजों पे खर्चा कर रहे हैं. घर पे कोई पोता पोती है तो कोई कुछ मिठाई दिलवा रहे हैं 2 रुपए 5 रुपए, पर वो कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो आ रहा है. अब अगर आप बोलेंगे कि आपने 2002 के लिस्ट में आप नहीं है, या पता नहीं कब आप नहीं है, आपके पास 10th के पास का सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए आप नागरिक नहीं है. आप नागरिक नहीं है तो जो 400 रुपए हम आपको दे रहे थे वो भी हम आपको नहीं देंगे. यहां से बैठ के लग रहा है 400 रुपए है, पर जिसके लिए वो, it is not just the 400 rupees, it's the dignity, it is the feeling of that they are part of this economy also that is coming through that 400. And it is their right. And it is the recognition that the state is giving, which is not enough. It is their right. हमें तो वैसे और बहुत कुछ देना चाहिए था, वो तो नहीं दे रहे हैं. जो थोड़ा बहुत दे रहे हैं वो भी छीन रहे हैं. So Pragya ji, actually, if you look at it, the first round of what was done in voting is extremely damaging to anyone's sense of belonging in the country, because your citizenship is being used as a basis to question your right to vote and your right to decide which government will be there or not there, or contribute towards deciding that. It's not a question of whether you contributed to a winner or loser. It's just your individual, completely inalienable right to vote. It's something that should not be questioned. But when you start applying that to welfare, then you are going to do collateral damage to many others who are not your primary target group. That whole lot who are going to be kept out by this method, and you are taking away their right to life. Over there, whether you vote or don't vote, at least you don't die because I didn't vote tomorrow. You kill one part of your sense of belonging, but you don't die. But here, when you take away rations, when you take away Narega, and you take away from that whole group who is unable to produce those documents and suddenly comes into that same category, and take away the only things by which they are able to survive, which you yourself have brought in because it's part of the constitutional framework, you are actually taking away the right to life. तो ये जो चीज़ है, घाव तो था, उस घाव को ठीक करने के बजाय आपने एम्पुटेशन कर दिया. वेलफेयर और लगा के इससे ये भी हटा दो क्योंकि आप सब कुछ हटाना चाहते हैं. तो ये वेलफेयर बहुत बुरा है कि हटाना. ये वेलफेयर को इस ढंग से हटाना बिल्कुल अनजस्टिफाइड है. किसी भी तरीके से नहीं जस्टिफिकेशन हो सकता है, और उस पूरे चीज़ के कंसेप्शन के खिलाफ है. लेकिन इसकी रूट्स उसमें है
क्योंकि वेलफेयर के अंदर भी वही चीज़ें, आप आर्बिट्ररी मेथडोलॉजीज ऑफ मॉडर्न ये टेक्नोलॉजी के नाम पे टेक्नोलॉजी जो को आप काम में ले रहे हो क्योंकि आपकी कन्वीनियंस। एक फेटिश की तरह हो गया कि आप टेक्नोलॉजी का नाम ले लीजिए और जो चाहे। फेटिश बहुत इनोसेंट है, हाँ। फेटिश बहुत इनोसेंट है। और- हियर देयर इज अ टारगेटेड केयरफुली थॉट आउट मेथड। कल एक नया ऐसा लाइन, नहीं है कि जो लोग हैं पावर में उनको पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी में एरर्स होते हैं। इट्स अ कन्वीनियंट टूल दैट इज बीइंग यूज्ड कि आप बोल रहे हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी कर रहा है, हम नहीं कर रहे। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश भी है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हमेशा विवाद रहा पिछले कुछ सालों तक, और कुछ उनकी इम्पोर्टेंट स्कीम्स की फंडिंग भी नहीं आ रही थी। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ फंडिंग रिलीज़ की जाएगी, वो स्कीम्स दोबारा चलने लगेंगी, अगर जिनमें उनमें से जो स्कीम्स अभी भी ज़िंदा हैं। और सरकार ने ये भी कहा कि हम 3,000 रुपये बढ़ा देंगे महिलाओं के, जो दिया जाता था 1,500, अब वो 3,000 हो जाएगा। तो एक इससे लगता है कि एक बहुत गहरा डिवाइड बनाया जा रहा है। इस डिवाइड को और गहरा किया जा रहा है कि कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं, और कुछ लोगों को सरकार दिखाई कि हम बढ़ा के दे रहे हैं, आपको देखिए हम बेनिफिट बढ़ा रहे हैं। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस? यही जो कह रहे थे ना कि आप ऐसा नहीं कि आप सरकार बंद कर दे रहे हैं, आप कर रहे हैं, बट इट्स वेरी टारगेटेड ऑल्सो कि आप किसको देना चाह रहे हैं, किसको नहीं देना चाह रहे हैं। और ये भी मुझे लगता है इस तरह से इस ऑब्वियस में कभी नहीं रहा है कि जो मेरा वोटर है मैं उसको दूंगा और जो मेरा वोटर नहीं है मैं उसको नहीं दूंगा। सरकार तो ऐसे नहीं चलती है ना। आप जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करते हैं, जो भी करते हैं, वो सबके लिए होता है, वेदर दे वोटेड फॉर यू और नॉट। एक बार आप सरकार जब बना देते हैं वो सबके लिए होता है। इससे मैसेज तो मुझे लग रहा है यही जा रहा है कि आप हमारे तरफ के हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, आप नहीं है तो नहीं मिलेगा, और आप हमारे तरफ के हैं कि नहीं है वो आपका चॉइस वैसे भी नहीं है, वो हम डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स नोबडी कैन कंट्रोल। तो ये तो बहुत ही बट यू विल एंड अप विद द स्टेट दैट इज वर्स ऑफ, इज मोर पोलराइज्ड आई थिंक, जिस अगर ऐसे ही चलेगा तो। मेरा तो मैसेज होगा इन सारे लोगों को, अच्छे खासे जानते हैं क्या कर रहे हैं, and there are many very responsible high level constitutional body election commission of India, their entire machinery, Supreme Court of India, जिनके सामने बहुत लोग गए हैं, बहुत पार्टियां, ऑपोजिशन भी गई है, दूसरे लोग भी गए हैं, और इन सबको मेरा तो यही कहना होगा, थोड़ा तो सोचिएगा, थोड़ा तो जाके उन लोगों से मिलिएगा जिनके साथ ये हो रहा है, और समझ में आएगा कि ये लाइटली कहना अगले चुनाव में वोट दे दो, ये ठीक हो जाएगा, ये इस किस्म की चीज़ें नहीं हैं। ये देश के फंडामेंटल नींव के ऊपर सवाल उठ रहा है, जिसको सबका एक कंसर्न है कि वो रहना चाहिए। लोगों की ज़िंदगी के ऊपर सवाल उठ रहा है, उनके जीने के हक़ के ऊपर सवाल उठ रहा है, और द आइडिया ऑफ इंडियन सिटीज़नशिप। क्योंकि ठीक है, सिटीज़नशिप को लेके एक बहुत बड़ी बहस हुई, बहुत सारे उस बहस के अंदर, लेकिन जब ये आप टूल लाओगे किसी को डिफ़ाइन करने के लिए, और वो टूल किसी के हाथ में नहीं होगा, उनके हाथ से बाहर है, तो आप पूरे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर ऑन समथिंग सो फंडामेंटल, उसके ऊपर एक हेल्पलेसनेस ला रहे हो, और कहीं ना कहीं ये आग उठेगी। क्योंकि जो इनजस्टिस हुआ है उन लोगों से, उन लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल इस देश के सामने उठाएगा। तो ये सोचना चाहिए आपको, हमें, सबको, सुनने वाले लोगों को, जो अग्री नहीं भी करे, सोचना चाहिए। ये तो अग्री करेंगे कि अनजस्टिफाइड किसी को वंचित नहीं करना चाहिए, ना सिटीजनशिप से ना वेलफेयर से, लाखों की संख्या में हो रहा है। वेरिफिकेशन कोई मना नहीं कर रहा है, पर उसको कैसे डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट तरीके से करें कि उससे जो हैं वो भी वंचित ना हो जाए, पर ऐसे करें कि लोगों का कुछ से है उसमें। जी, वेरिफिकेशन गलत नहीं है, वो नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपा जी, निखिल जी, थैंक यू वेरी मच, और हमारा ये एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।